नमस्कार। पिछले 5-6 महीने से कांग्रेस अध्यक्ष ने एक नई उम्मीद सबके हम मान रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष उनके नाम के आगे निकल ही जाता है मेरे से भी अक्सर। राहुल गांधी ने नई उम्मीद जताई थी और जब वो ये पदयात्रा में थे और बड़े आगे से काम कर रहे थे और खूब सारी उन्होंने शोहरत बटोरी, लोगों के बीच गए। और ख़ास तौर से जब जाड़ा चरम पे था और उनकी टी-शर्ट बड़ी शुरू में दूसरे वजह से उनकी टी-शर्ट बर्बरी ब्रांड की वजह से नज़र आई और बाद में उन्होंने जाड़े में भी जिस तरह से टी-शर्ट भी निकाला, उससे उनकी क्षमता का यकीन हुआ लोगों को। लेकिन यात्रा खत्म होने के बाद और अब काफ़ी दिन उस यात्रा के खत्म हो गए हैं, महीने से ज़्यादा हो चुका है, उसके क्या असर हो रहे हैं और अभी जब ख़ास तौर से ब्रिटेन में उन्होंने कुछ जगहों पर संबोधित किया और उसके क्या अर्थ निकाले जा रहे हैं? क्या सचमुच कांग्रेस एक सही रास्ते पे जा रही है? और क्योंकि राहुल गांधी के साथ अक्सर ऐसा होता रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा कह देते हैं जो विवादित हो जाता है और कई लोगों का तो ये तक कहना है कि उन्होंने जो 4-5 महीने में यात्रा करके कमाया था, वो गँवा भी दिया है। इस बहुत ही गंभीर विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस जो जिन्होंने कई दशक बिता दिए कवर करते हुए और कांग्रेस को बहुत अच्छे से जानते रहे हैं, 2 पत्रकार हमारे साथ हैं। राशिद किदवई साहब जो कई किताबों के लेखक हैं, अदिति फडणवीस जी, आप भी बहुत सारा लिखती पढ़ती रही हैं और पत्रकारीय जीवन के अलावा और भी काम आपने काफ़ी कुछ किया है। तो राशिद भाई, सबसे पहले तो आपकी उम्मीदों पर राहुल गांधी कितना खरे उतरते हैं? देखिए, मेरी उम्मीद मुझे लगता है कोई उसके माने नहीं है। कांग्रेस के सवाल है और जनता के बीच में एक राष्ट्रीय नेता की क्या साख पूछ परख है। मेरे ख्याल से राहुल गांधी की बातों का बात का बतंगड़ बनाया जाता है और उसके लिए कांग्रेस भी कुछ माने में दोषी है। कुछ मीडिया भी जो एक गांधी जी को उपमा दिया करते थे कि नाइन ब्लाइंड मैन एंड एलिफेंट के एक हाथी को उन्होंने जहां जो आकार में छुआ, उसी तरह से उसकी व्याख्या राहुल गांधी की व्याख्या भी हम उसी हिसाब से करते हैं। क्या हम जानबूझ के करते हैं? ये प्रश्न हमें देखना होगा। राहुल गांधी आरएसएस पे हमले करते हैं तो प्रश्न उठाए जाते हैं। यानी जब वैचारिक रूप से कांग्रेस और भाजपा जो दो अलग अलग वैचारिक धारणाओं की शुरू से ही चलती आ रही है, अगर एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलेंगी तो और क्या करेंगे। मुझे आश्चर्य होता है जिस तरीके के प्रश्न राहुल गांधी के संबंध में उठाए जाते हैं, और कभी कभी मुझे लगता है कि राहुल गांधी की आलोचना करना एक फैशन की तरह शामिल हो गया है। राहुल गांधी की जो समस्या वो सबसे बड़ी ये है कि उनकी पार्टी उनके साथ पूरे रूप से साथ में नहीं है। मतलब जब मैं ऐसी बात कहता हूं तो थोड़ा विरोधाभास नजर आता है, कॉन्ट्रडिक्शन लगता है, लेकिन वो उस तरह के नेता नहीं है जिस तरह के संजय गांधी थे, राजीव गांधी थे या सोनिया गांधी भी थी, कि पार्टी के लोग आंख मूंद के उनके पीछे चल रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी एक कामयाब राजनेता नहीं है। वो खुद अमेठी से अपना चुनाव हारे, लोगों को इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, और राहुल गांधी थोड़ी सी दूरी बना करके पार्टी से चलते हैं। तो जो बात वो कहते हैं, उन्होंने कौन सी ऐसी बात है जो लंदन में कही जो उन्होंने हिंदुस्तान में नहीं कही? आज टेक्नोलॉजी के मामले में आज हम ट्विटर पे कोई बात कहते हैं तो क्या हम भारत की सरजमी पे कह रहे हैं या अमेरिका में कह रहे हैं? तो ये तमाम बातें हैं जो टेक्नोलॉजी ने ये सब जो डिस्टेंस है इसको दूरी बना दी है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी आ, आ, खुद जो है इतने एग्रेसिव नहीं है एक मोदी बनाम राहुल गांधी 2024 के चुनाव करने में, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास अभी ऐसी पर्याप्त क्षमता नहीं है, संख्या नहीं है। क्योंकि कांग्रेस की जब 100 या 125 सीटें आएंगी लोकसभा में, तभी कुछ दावेदारी बनेगी। लेकिन नरेंद्र मोदी और उनका जो पूरा एक इकोसिस्टम है वो चाहता है कि 24 का चुनाव मोदी बनाम राहुल गांधी। जी। रशीद भाई, आपने बहुत सारी और बड़ी बातें कही हैं। अदिति जी से मैं जानना चाहता हूं कि अदिति जी, क्या सचमुच आज की तारीख में भी ऐसा लगता है आपको, जब G28 ध्वस्त हो चुका है, बाकी पुराने लोग ध्वस्त हो चुके हैं, राहुल गांधी की पदयात्रा बहुत अच्छे से हुई और काफी पब्लिसिटी मिली, काफी पॉपुलैरिटी पॉपुलैरिटी हुई और अब जो स्थितियां हैं उसमें क्या राहुल गांधी पार्टी में पूरी पार्टी उनके साथ नहीं है या ये कुछ कहीं रणनीति में गड़बड़ी आपको नजर आती है? देखिए, इसमें दो तीन बातें हैं। पहली बात तो जो उन्होंने लंदन में कहा
वही बात उन्होंने पहले भी कही है, और उदयपुर में जो उनका चिंतन शिविर हुआ था, वहां जो उनकी अपनी स्पीच थी, उसका लबोलुआब यही था कि बाकी पार्टियां, केवल कांग्रेस को क्षमता है इस बात की कि वो आइडियोलॉजिकल फाइट संघ के खिलाफ लड़ सके। बाकी पार्टियों को हमारे साथ रहना चाहिए, हमारे साथ लगना चाहिए। उसका एक संदर्भ था, और वो संदर्भ था जो प्रशांत किशोर ने उस समय पार्टी को ध्यान रखने के लिए कहा था। और पूरी तरह से पार्टी ने लगभग पूरी तरह से उसको नकार दिया था कि नेहरू गांधी खानदान पार्टी से बाहर रहे, एक तरह से अपने आप को थोड़ा सा तटस्थ रखे, और पार्टी तरह तरह की छोटी पार्टियों के साथ एक तरह से गठबंधन करे। इसको एक परे रख के, और राहुल गांधी के जो स्पीच थी, अगर उसको पढ़ा जाए तो जो लंदन में उन्होंने कहा वो उससे कोई फर्क नहीं था। तो यहाँ तक मतलब रशीद भाई ज्यादा जानते हैं कांग्रेस को, लेकिन यहाँ तक हम एकदम उनसे सहमत है कि कोई फर्क नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि राहुल गांधी को एक तरह से टाइप कास्ट करके लोग बड़ा खुश होते हैं कि पप्पू है, ये है, वो है, इस तरह की बातें मेरे ख्याल से कोई ज्यादा मायने नहीं रखती हैं। जहां तक उनकी भारत जोड़ो यात्रा का सवाल है, और अगला उसका जो फेज शुरू होने वाला है उसका सवाल है, मेरे ख्याल से समस्या ये है कि देखिए, पहली बात तो कांग्रेस में कई ऐसी दिशाएं रही हैं जिस पर कि पार्टी में मतभेद रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, कांग्रेस एक मूवमेंट था और जी। एक पार्टी के की तरह से कभी पूरी तरह से उस तरह से इमर्ज होके नहीं आई है। तो मंडल पर भी अब मतभेद था पार्टी में, जाति पर मतभेद था, पार्टी को सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाना चाहिए या नहीं, इस पे भी मतभेद था। और ये सब एक तरह से मतभेद उदयपुर में भी उभर के आए थे। मैं रायपुर में नहीं थी, इसीलिए रायपुर में क्या डिस्कशन हुआ उसके बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं जानती हूँ। तो जब जब ऐसा है तो पूरी पार्टी कभी भी किसी भी नेता के साथ नहीं हो सकती है। मेरे ख्याल से इसमें कोई डिफरेंस ओपिनियन नहीं हो सकता है, मतैक्य होना चाहिए। हमने ये भी देखा था कि जब पार्टी अपनी पराकाष्ठा पर थी, मतलब पावर, सत्ता पूरी तरह से उसके हाथ में थी, और 400 सीटें थीं, तब भी वीपी सिंह पार्टी से अलग हो गए और उन्होंने पार्टी तोड़ दी। तो मतभेद तो अक्सर रहा है और होगा। और मेरे ख्याल से इसमें इसके लिए पार्टी को एक तरह से हमें दाद देनी चाहिए, क्योंकि जो मतभेद भारतीय जनता पार्टी में या अन्य पार्टियों में होता है, उसमें उसका कोई अंत नहीं है। मतलब आपको या तो पार्टी की बात माननी पड़ेगी या पार्टी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है, ये पहली बात है। दूसरी बात, राहुल गांधी के साथ जो भारत जोड़ो यात्रा का आकलन अगर किया जाए, तो उनके साथ लोग लगे और लोगों ने उनको समर्थन दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ इसके बारे में हम लोग को जानकारी नहीं है। तो क्या पार्टी का जो संगठन है, जो इस समय एक तरह से चरमरा रहा है, क्या वो उसका रिवाइवल कुछ हुआ है या नहीं, इसके बारे में रशीद भाई को ज्यादा पता होगा। जी। जहां तक वॉइसेस की बात है तो तय बात है, हर पार्टी में कुछ आपसी मतभेद होते हैं, कुछ सामने आते हैं, कुछ सतह पे आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। भारतीय जनता पार्टी में सतह पर नहीं आते क्योंकि उनको ये वो पार्टी अफोर्ड कर सकती है किसी को हटाने बैठाने में। क्या कांग्रेस, राशिद भाई, इस स्थिति में है कि अफोर्ड कर पाए? मैं जानबूझ के शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि क्या कांग्रेस किसी बड़े नेताओं को, अशोक गहलोत का इतना बड़ा कांड तमाशा हो गया, उस पर कुछ नहीं हुआ। वहां जो खड़गे साहब जो अब अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ में जो आदमी बात कर रहा था, जिसके समिति बनी, वो उस पर कुछ नहीं हुआ। दूसरी चीज है कि राहुल गांधी के साथ में जब आपको ये पता है कि राहुल गांधी जो भी कहेंगे
जो भी सुनेंगे, जैसा कि आपने भी पहले कहा कि एक पार्टी अब जो इकोसिस्टम उनकी विपक्ष की पार्टी का है, एक एक शब्द पर जितनी निगाह, जब हम लोग पहले भी चर्चा करते रहे, मेरे ख्याल से जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान थी, कांग्रेस उतना बड़ा उनका प्रोपोगंडा नहीं बना पाई, जिसके एंटी प्रोपोगंडा बनाने के लिए 10 कैमरे उनके साथ कांग्रेस की सभा में भाजपा के चल रहे होंगे, डिफरेंट एंगल से उनकी बातों को तोड़ मड़ोड़ करने के लिए, बताने के लिए। तो ये तो आपको पता ही, तो आपको सतर्कता तो बरतनी ही होगी। जो काम आपने उदयपुर में आप कह सकते थे, वो आप लंदन में भारत एक छवि की बात हो जाती है, जो कहने को होता रहा है, और उसमें इंदिरा गांधी का भी जोड़ दिया गया मामला के वहां, तो उन्होंने तो मना कर दिया था कि भारत के खिलाफ या भारत की व्यवस्था के खिलाफ बात करने को। वहां आप कर लेते हैं, वहां आप अलग अलग तरीके की बातचीत कर देते हैं, वो आप मुस्लिम ब्रदरहुड की बात कर लेते हैं। तो क्यों ऐसे, जब आपको इतना सतर्क होना चाहिए, तो क्यों ऐसे पॉइंट राहुल छोड़ देते हैं, जबकि उन्हें पता है कि उनकी पार्टी में भी उसका विरोध है। उसको लेकर के कई बार उनके ही साथी दिग्विजय सिंह ऐसे लोग और बड़े लोग विरोध करते रहते हैं। आपका क्या मानना, कहाँ पेच या कहाँ गड़बड़ हो रही है? इतनी सब कुछ उपलब्धि होने के बाद क्यों उनके खिलाफ, जबकि कांग्रेस को रहना चाहिए, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, देश के हित में होगा कि दो बड़ी पार्टियां रहें। देखिए, इसके आपने कई दर्शक भाई, चीजें कही, जैसे अदिति जी कह रही थी। देखिए, एक हर राजनीतिक दल की एक संस्कृति होती है। कांग्रेस की एक संस्कृति है जिसमें एक से ज्यादा मत हमेशा रहते हैं, और उसका जिसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, तमाम समय पर, इंदिरा गांधी के समय, हमेशा कांग्रेस में हर संवेदनशील मुद्दे पे एक से ज्यादा मत रहा है, और यही कांग्रेस की ताकत रही है, जिसको आज भाजपा जो है वो कमजोरी के रूप में करार दे रही है। और उसमें मीडिया भी, उसमें एक हिस्सा मीडिया का एक वर्ग है, वो भी उसमें शामिल हो गया है। दरअसल देखिए, कांग्रेस की एक संस्कृति है। कांग्रेस में संस्कृति ये है कि नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, ये इनको कोई डायरेक्ट चुनौती नहीं देता। कुछ अपवाद जरूर है, लेकिन उमूमन चुनौती नहीं दी जाती। हमेशा उनके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, जिसे हम चौकड़ी या कोठरी कहते हैं, उसको उसके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है। इस समय भी जो कांग्रेस में राहुल गांधी जो विदेश जाते हैं, ये होता है, तो लोगों को लगता है कि जो पुराना एक शिकागो फोरम कहलाता था कांग्रेस में, जिसमें सैम पित्रोदा और राजीव देसाई और जयराम रमेश, उस समय जो राजीव गांधी के समय ये विदेश से आए थे, और उन्होंने कांग्रेस में एक नयापन, एक अलग तरह की राजनीति करी थी, और उसको लेकर के सैम पित्रोदा का बड़ा उस जमाने में भी अमल दखल था। बाद में जब ये नरसिम्हा राव के समय भी सैम पित्रोदा एक विवादित व्यक्ति के रूप में आए थे। मनमोहन सिंह सरकार में भी उन्हें नॉलेज कमीशन वगैरह का बनाया था, तो अर्जुन सिंह वगैरह काफी वो उनकी तो अभी भी आलोचना करते थे। उतने ही अभी बिल्कुल। भी तो कांग्रेस में वो एक है। धड़ा है जो राहुल गांधी के को नहीं टारगेट करना चाहता, बल्कि वो ये जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो ये शिकागो क्लब की बात है, उसके ऊपर एक टारगेट करना चाहता है। तो कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति है, तो कांग्रेस की खामियां जो है वो और ज्यादा उजागर होती है। जहां तक विदेशी, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, क्या जॉर्ज फर्नांडिस राष्ट्रद्रोह कर रहे थे जब 1900 आपातकाल में, जब उन्होंने ये सोशलिस्ट इंटरनेशनल और फ्रांस और सीआईए वगैरह से भी सबसे मदद मांगी थी? देखिए, विदेश में की राजनीति करना स्वतंत्रता संग्राम में हुआ, उसके बाद हुआ। हर जो आदमी होता है वो विदेश में जाता है, इसका ये मतलब नहीं है। तो एक लोकतंत्र का एक फीचर है। क्या नरेंद्र मोदी जी ने, जब वो जो अमेरिका में जो घटना हुई थी, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव हारने के बाद उसकी जो निंदा की थी या जो बयान दिया था, क्या वो किसी राजनीतिक मामले में दखल अंदाजी थी? जो बुरा अरब स्प्रिंग होती है, चाहे पाकिस्तान के हालात होते हैं, हर देश, हर राजनीतिक दल का एक राजनीतिक हक होता है। मुझे लगता है कि हम अपने अज्ञान को, या अपनी जो कमी है, कमजोरी है, या हम जो लोकतंत्र को का स्वरूप नहीं समझ पाते हैं, उसको हम राहुल गांधी या विपक्ष के ऊपर न मर दें। अगर हमारा एक वर्ल्ड व्यू नहीं है, इसका मतलब, जब वो कहते हैं कि अमेरिका और इंग्लैंड जो है ये भारत के लोकतंत्र को मजबूत करे, तो सरकारों की तरफ से नहीं कर रहे हैं। ये वो आइडियाज और प्रिंसिपल्स हैं जो थॉमस जेफरसन, जॉर्ज वॉशिंगटन और दुनिया भर के जो बड़े मार्टिन लूथर किंग और सारे लोगों ने उसको एक लोकतंत्र में, क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़ा लोकतंत्र का स्तंभ है, उसका अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को, फ्रेंच रेवोल्यूशन को आप डिनाई नहीं कर सकते। ये मतलब, मैं एक एलिटिस्ट बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात समझने की बात है। लोकतंत्र के मूल्यों को, भारत में आज क्या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या है? क्या वे वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं है? क्या हम नकार सकते हैं कि इसका ब्रिटेन से कोई संबंध नहीं है?
तो ये तमाम चीजें हैं। विश्व में पूरा एक वसुधैव कुटुंब की हम जब बात करते हैं तो उसमें हर तरह की चीजें शामिल है। उसको हम एक बड़े एक अपने हिसाब से, जो मैं कहता हूँ ना, क्यूरेटेड नैरेटिव में अगर हम बात करेंगे तो लोगों को इसको ठीक से समझ में नहीं आएगा। और क्योंकि आजकल पढ़ने लिखने की कमी है, उसकी वजह से सारी चीजें और ज्यादा हो सकती है। देखिए, राहुल गांधी जीते हारे वो एक अलग बात है, लेकिन उसूल के मामले पर मुझे लगता है राहुल गांधी अलग हैं, और उन्होंने अपने उसूलों से अभी तक जो है समझौता करते हुए नहीं नजर आते हैं, और ये कांग्रेस को भी उससे सीखना चाहिए। देखिए, बड़ी बात मैं यही कह रहा हूँ कि बहुत सारे, ये बात आप देखिए, अंतिम बात मैं कहूंगा, लंबी बात नहीं कहना चाहता, कि जैसे जो इंदिरा गांधी के खिलाफ विपक्ष था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और ज्योति बासु और दुनिया भर के, अटल बिहारी वाजपेयी, ये नहीं था कि उनमें कोई राजनीतिक कौशल की कमी थी, वो इंदिरा जी को घेर नहीं पाए। जो हमारी वोटिंग का जो सिस्टम है, फर्स्ट पास द पोस्ट, उसमें हो रहा है, वही आज हो रहा है। तो आज हम सोचे कि विपक्ष जो है वो निकम्मा और नाकारा है, ये मुझे लगता है अतिशयोक्ति है। जी, आप कह रहे हैं विपक्ष निकम्मा और नाकारा है, ये अतिशयोक्ति है, लेकिन ये तुलना कहां तक जायज होगी कि आप जॉर्ज की तुलना राहुल गांधी से करें। जॉर्ज कभी भी एक पार्टी के इतने बड़े स्तर पर नहीं थे। राहुल गांधी जो हैं, जॉर्ज का खुद भी आप देखेंगे तो वो पॉलिटिकल कोई उनका जो योगदान है या संघर्षशील नेता का तो योगदान है, लेकिन एक पार्टी हेड करके, और वो भी कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी का की तुलना करना, तो मुझे लगता है, और ये शायद ज्यादातर लोग मानते हैं, कि वो बहुत ऐसी बात नहीं है। फिर भी उनको जो सतर्कता बरतनी चाहिए, या वो नहीं बरत पाते हैं या नहीं बरत पाते, इस पे एक अलग सवाल होगा। लेकिन वो जो इंदिरा गांधी वाली बात आपने कही कि इंदिरा गांधी को विपक्ष तब नहीं घेर पाता था, आज नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी को नहीं घेर पा रहा है। कहाँ कमी है? ये कब तक उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, और कब तक? क्योंकि राजनीति जो है वो सिर्फ जितनी बातें बहुत सारे लोग करते हैं, सिद्धांत की बात करते हैं, वो अब सिद्धांत की बातें कितने काम की रह गई हैं आज? क्या हम बहुत बड़े बड़े सिद्धांत की बात करके काम चला सकते हैं? या बात होनी चाहिए एक एकेडमिक उसमें, लेकिन जब तक आप लोकतंत्र में, जब तक आपके पास सत्ता सीट नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा? क्या उस दिशा में कांग्रेस सही में काम नहीं कर पा रही? मैं आप ही से जानना चाहता हूं, उसके बाद फिर अदिति जी के पास जाऊंगा। देखिए, बात ये विदेशी मूल की, मतलब विदेशी सॉइल पे एक राजनीतिक बात की, उसकी बात थी, उसके संदर्भ में मैंने जॉर्ज फर्नांडिस का जिक्र किया था। देखिए, कभी कभी एक ऐसा राजनीतिक वातावरण होता है, इसीलिए मैंने तमाम लोहिया जी और अटल जी और सबका उदाहरण दिया, कि देखिए वो लोग भी जो थे अपने राजनीतिक रूप से बड़े चौकन्ने चौकस और सक्षम थे, लेकिन उस तरह की वो राजनीति नहीं बनी कि पर्याप्त वोट नहीं मिले। आप स्मरण करें कि उन 51-52 के चुनाव से लेकर के 1969 तक, लोगों को पता होना चाहिए, 1969 तक एक लंबा पीरियड होता है देश में नेता प्रतिपक्ष नहीं था, और नेता प्रतिपक्ष 69 में भी जब बना, वो भी एक कांग्रेस का ही धड़े का बना। तो ये तमाम चीजें, अभी तो 9 साल में लोग व्याकुल हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं। विपक्ष के लिए भी संदेश है। देखिए, ये विषम परिस्थितियां लोकतंत्र में आती है, और उसको वो करना चाहिए। दूसरी बात, बहुत सारी कमियां हैं जो अदिति जी उसको बेहतर तरीके से जानती है, कि आज विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा, उसमें बहुत ज्यादा एक वन अपमैनशिप है, कोई पर्पस नहीं है, कोई सूत्रधार नहीं है, कोई उस भूमिका में आना नहीं चाहता। और कांग्रेस में राहुल गांधी भी विरोधाभास से भरे हुए हैं। कोई कह सकता है कि भाई क्यों आपने शिवसेना से अलायंस करा, अगर आपको विचारधारा की प्रश्न है। मतलब मेरा कहना ये कि राहुल गांधी, ऐसा नहीं है कि उनको वो आलोचना से परे है, लेकिन राहुल गांधी की आलोचना जिस आधार पर की जाती है, वो मुझे कभी कभी बड़ा अटपटा लगता है, कि ऐसा लगता है कि जैसे कोशिश की जा रही हो। कभी राहुल गांधी ने नहीं कहा कि वो भारत के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है, लेकिन एक पूरा नैरेटिव बनाया जाता है ताकि 24 में चीजें आसान हो। अभी देखिए, मैं पूर्वोत्तर में था, मेघालय में चुनाव हो रहा था, भाजपा ने 60 सीटों पर चुनाव लड़ा, 2 सीटें आई। कांग्रेस के सारे विधायक तृणमूल में चले गए थे, नए लोगों को मौका दिया, कांग्रेस 5 जगह पर जीती। भाजपा को श्रेय दिया जा रहा है कि वो बहुत बड़ा उसका पूर्वोत्तर जीत दिया। अगर आप आ, 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 जो वहां की स्थिति है, त्रिपुरा को अलग रखें, बाकी 2 राज्यों में कोई बहुत ज्यादा प्रदर्शन अच्छा नहीं था। बल्कि अगर आप मेघालय में देखें तो बहुत ज्यादा निराशाजनक है। कोई यूपीए के पुराने मंत्री मुझसे कह रहे थे कि अगर 24 में, अगर मगर करके कह रहे थे कि अगर 24 में यूपी आ जाता है, तो आप 25-26 में देखेंगे कि अधिकांश पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, मतलब असम छोड़ के, वहां फिर यूपीए या कांग्रेस की सरकार नजर आएगी। तो एक ऐसे राजनीतिक वातावरण में हम एक गुणा भाग करके बहुत ज्यादा श्रेय देते हैं। हम पूर्वोत्तर की राजनीति को हम जो जमीन पे नहीं समझना चाहते,
हमें बड़ा एक खुशी मिलती है, जो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जो आज नागालैंड में हम देख रहे हैं। एक भी सदस्य जो है, विधायक जो है, वो विपक्ष में नहीं है। इसके ऊपर बगले बजाने का काम मतलब कोई करे। मुझे तो इतना अपने आप को, मैं एक बात समझता हूँ कि मैं उसकी बहुत ज्यादा वाहवाही नहीं कर सकता। दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई एक भी विधायक जो है विपक्ष में नहीं है। ये कैसा लोकतंत्र है? और क्या हम उस लोकतंत्र से बहुत ज्यादा खुश हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपके। ऐसे लोकतंत्र में हम खुश नहीं हो सकते। लेकिन जहां तक पूर्वोत्तर की बात है, सब जानते हैं नॉर्थ ईस्ट जो सीमावर्ती राज्य हैं, सीमावर्ती राज्य पूर्वोत्तर क्या, ज्यादातर जगह पर अगर आप देखें, अब क्योंकि वहां एक साथ एक ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है, तो वहां अक्सर हमेशा ये होता रहा है, कोई आज की बात नहीं है, जो केंद्र की सरकार होगी उसका समर्थन होगा। इस सत्ता का जो फेविकोल है वो बहुत मजबूत हो गया है वहां पर। मेघालय की बात आपने की, वहां आप कह रहे हैं ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इतिहास और कांग्रेस के इतिहास में अंतर है। 70 साल वर्सेज 7-8 साल का बात है। 7-8 साल में मैं खैर उसमें उसकी तरफदारी पे नहीं जाना चाहता हूँ। अदिति जी आप बताइए कि साहब ठीक है कि पूर्वोत्तर की विजय को कांग्रेस ने आज तक कभी, मुझे नहीं लगता कि किसी विजय को इतनी बड़े तरीके से वो भुना पाई हो। अगर 4-5 साल पहले ही बात करी जाए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश वगैरह वगैरह, जब भी जो भी हुआ वहां पर राजस्थान में, तो क्या वो भुना पाई? भारतीय जनता पार्टी तो एक चुनाव को भी बहुत कायदे भुनाती रही है। क्या ना भुना पाने की वजह है जो कांग्रेस बहुत कमांडिंग स्थिति में नहीं आ पा रही है विपक्ष में? देखिए, कमांडिंग स्थिति में तो कांग्रेस नहीं है, ये तो सर्वविदित है। लेकिन सवाल ये है कि आपने पूर्वोत्तर राज्यों का जिक्र किया। मेघालय में भाजपा और एनपीपी, कॉनराड सांगमा की पार्टी के बीच में जो तनातनी हुई, वो चुनाव के पहले ही साफ थी, सबके सामने थी। बल्कि यहाँ तक कि दोनों ने एक गठबंधन, हालांकि गठबंधन में थे, लेकिन चुनाव से पहले गठबंधन तोड़ दिया कोनराड सांगमा ने। उसके बाद भाजपा ने उनको पानी पी पी के कोसा, उनको उनको उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए, करप्शन के, फैमिली रूल के, तरह तरह के आरोप लगाए। लेकिन बाद में वही भारतीय जनता पार्टी मान गई कॉनराड सांगमा को सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ क्या क्रेडिबिलिटी रह गई है फिर पार्टी की? अगर आप उसी आदमी को सपोर्ट करेंगे जो कि परिवारवाद करता है, जो कि भ्रष्टाचारी है, जो कि अपने लोगों को ही नौकरी देता है, उनके 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 लिए ही काम करता है, तो फिर लोग तो यही कहेंगे ना कि आपने उस समय ये कहा, और अब उसी आदमी को आप सपोर्ट कर रहे हैं जिसके खिलाफ आपने ये सब आरोप लगाए। पहली बात तो ये है। तो इस तरह से मेरे ख्याल से सच्चाई उभर के आ जाती है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक भारत के अन्य प्रांतों का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में है कि वो तमिलनाडु में अपना किसी तरह का नया एरिया वहां पर उभर के आ पाए। मेरे ख्याल से जो असेंबली चुनाव होने वाला है कर्नाटक में, वहां भारतीय जनता पार्टी अ, एकदम हारने के कगार में है। मतलब बहुत ही मुश्किल होगा उनके लिए सरकार बनाना वहां पर। कारण वही है, भ्रष्टाचार और पब्लिक सर्विसेज में इनएफिशिएंसी, और अन्य चीजें। उसके बाद जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भी डावाडोल है मामला भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो अंत में आप चाहे उसको उसको ड्रम बीट करके, तरह तरह के शोर मचा के, नगाड़े बजा के कहें कि कांग्रेस आ गई है, इसका आकलन लोग ही करेंगे। आप चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन पैसा खर्चा करके, एडवर्टाइजमेंट करके, लोगों को लुभावना लुभावना सपना दिखा के बहुत ज्यादा आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उसका एक लिमिटेड स्कोप है उस स्ट्रैटेजी का। तो मेरे जी। ख्याल से ये कहना कि कांग्रेस उसको भुना नहीं पाई है, अपनी जगह सही है, लेकिन इसका
इसकी एफिकेसी भी लिमिटेड है। जी राशिद भाई, एक चीज अभी अदिति जी ने कही, बड़ी रोचक बात कही है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का क्या कहना, मैं उसको थोड़ा आगे बढ़ा दे रहा हूं। मतलब क्या भारतीय राजनीति में अब लोग कहेंगे की बात, खासतौर से इफिशिएंसी की बात, तो ठीक है कि इफिशिएंसी मानी जाती है और परसेप्शन बदलने में, चीजें बदलने में बहुत बड़ा योगदान होता है। चाहे वो कर्नाटक में अगर भारतीय जनता पार्टी का जैसे आरोप लगते हैं वो अगर है तो वो निश्चित रूप से नुकसान पहुंचाएंगे उसका। लेकिन लोगों का जाना आना, मिलना मिलाना, पार्टियों का मर्ज हो जाना, पहले गाली देना फिर गलबैया लगाना, ये अब भारतीय राजनीति में सोच का विषय रह चुका है। क्या आम वोटर देता है? हमने यूपी में देख लिया, बिहार में रोज नाटक देखते हैं, सब जगह ये तो हो रहा है। मतलब इट्स वेरी कॉमन नाउ, बहुत सामान्य प्रक्रिया हो गई है। आपको क्या लगता है, इफिशिएंसी के अलावा इसका कोई बहुत महत्वपूर्ण अभी है भारतीय राजनीति में? भारतीय राजनीति के जनमानस में, जनमानस उसको कितना स्वीकार करता है? और उसी में अंतिम पॉइंट ये जोड़ा जा सकता है कि कांग्रेस 100 सीटों पर पहुंचने के लिए क्या कर रही है? जी, ये प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण है और इसका एक गंभीरता से न सिर्फ जवाब देना चाहिए बल्कि हर व्यक्ति को स्वतंत्र है उसकी विवेचना करे। हमें जीवन में सच बोलना चाहिए, सीधे रास्ते पे चलना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। तो ये चाहिए, करते नहीं है। लेकिन क्या हम एक सभ्य समाज की हैसियत से ये कह दें कि नहीं नहीं साहब, कोई सच वगैरह की अब कोई अहमियत नहीं है, सब हेराफेरी का काम कर रहे हैं? तो इसी तरीके से लोकतंत्र में हमेशा, खासतौर से अदिति जी जैसे लोग हैं या कुछ, मैं तो छोटा मोटा आदमी हूँ, आप वो, हम इसको कभी जस्टिफाई नहीं कर सकते। हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं कि इस तरह का भ्रष्टाचार है, इस तरह का राजनीतिक शिष्टाचार की कमी है, लेकिन हम उसको इंडोर्स नहीं कर सकते। तो ये एक बात ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए, विपक्ष बहुत ज्यादा बिखरा हुआ है। मैं ईडी सीबीआई जो हम रोज अखबार में पढ़ते हैं उसके बारे में भी नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम केवल भाजपा या नरेंद्र मोदी जी की आलोचना करें। देखिए, कई ऐसे राज्य हैं जहां बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में लोकसभा में भाजपा को पिछली बार जो गठबंधन था उसमें 42 सीटें मिली थी। क्या ये नया गठबंधन उतनी 42 सीटों के लिए सक्षम है? और अगर कुछ वहां कमी होती है तो उसकी भरपाई कहाँ की होगी, जिस तरफ अदिति जी भी इशारा कर रही थी। बिहार में भी एक नया गठबंधन है और पिछली बार के गठबंधन में 40 में से 39 सीटें, 38 सीटें मिली थी। तो अब वहां के ऊपर क्या कुछ फिर बदल होगा? इसी तरीके से हम बंगाल में देखें तो बंगाल में 18 लोकसभा सीटें भाजपा जीती थी। क्या आज की स्थिति में वो सक्षम है? और कर्नाटक जिसकी अब बात करते हैं, वहां पर भी वो 28 में से 24 सीटें जीती थी। और अगर जो सेपोलॉजिस्ट कह रहे हैं, अगर वहां पर कुछ सीटें कम होती, 12 14 16 सीटें, तो ये तमाम सीटें, 50 सीटों की अगर कमी होती है तो ये एनडीए कहाँ से लाएगी? जिन राज्यों की वो बात कर रही है, तेलंगाना वगैरह, वहां अभी स्थिति में नहीं है कि 2 4 मतलब सीटों से ज्यादा लाए। या पंजाब में और भी ज्यादा अस्तित्व कम हो गया है। बड़ा देखिए, प्रश्न ये उठता है कि 24 का इलेक्शन क्या सामान्य चुनाव होगा? सामान्य से मेरी मुराद वैसी है जो 2019 का चुनाव होने वाला था, और फिर जो पुलवामा की घटना हुई और बालाकोट, तो वो एक तरह से सामान्य से हटकर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गया। यही बात मैं 1984 के बारे में भी कहूंगा कि चुनाव, इंदिरा जी के निधन से बिल्कुल चुनाव, हत्या के बाद में चुनाव बदल गया, नहीं तो कुछ और चुनाव होता। तो ये चीज, एक सामान्य चुनाव जो होगा उसमें एक बड़ा दिलचस्प और मेरे ख्याल से कांटे का मुकाबला होगा, क्योंकि भाजपा के पास इस समय अलाइज की बहुत कमी है। भाजपा और उसके रणनीतिकार बड़े सारे काम कर रहे हैं, हर तरह के पैतरे जो इंदिरा जी ने भी इजाद किए थे उसको उन्होंने और ज्यादा, मतलब पहले आटे में नमक मिलता था, अब वो नमक में आटा मिल रहा है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन वो काम सब चल रहा है। तो ये बड़ा दिलचस्प रोचक वो है। मुझे भी लगता है कि अभी हम इस नतीजे पे पहुंच जाए कि विपक्ष के हाथ में कुछ नहीं है और 300 पार फिर से हो जाएगा। मुझे लगता है, फिर मैं कहूंगा, सामान्य चुनाव, दिलचस्प चुनाव। मुझे तो लगता है साहब, सामान्य चुनाव कहने के लिए आम चुनाव है, लेकिन वो असामान्य किसी ना किसी तरीके से होगा, ये मुझे अभी से कई चीजें प्रतीत होती हैं। पता नहीं होगा नहीं होगा क्या होगा, लेकिन कांग्रेस के उदर में इतनी चीजें हैं, इतनी बातें हैं, और क्योंकि नीमेख निकालने वाले बहुत सारे लोग हैं और बहुत दुनिया है और पार्टियां पूरी लगी हुई हैं। अब तो शतरंज का इतना शानदार खेल होता है कि आगे के 8-10 घरों को देख के चालें चली जाती हैं। तो इसलिए हमें इंतजार करना होगा और कम से कम साल भर तो हम लोग इसी में बात कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार राशिद भाई आपका और अदिति जी आपका, कि आप दोनों ने अपना कीमती समय नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।